हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 का बचा कुचा पार्ट। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 1 इसका हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे 5 तरह के बिजनेस के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड आज हम कवर करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस बिजनेस का जो मेन मोटिव वो पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा कमाना बोले तो प्रॉफिट कमाना इस बिजनेस का मोटिव नहीं है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं उनको फायदा हो सके। और अपने मेंबर्स का फायदा ये लोग करते कैसे हैं? अबे ऐड क्यों आ गया पीछे यार? मस्त एस्थेटिक बैकग्राउंड लगा के रखा था, बीच में ऐड आ गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये लोग वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स करते कैसे हैं। देखो, इनका क्या काम है, ये मिडल मैन को हटा देते हैं साइड में से। जो मिडल मैन होते हैं ना, बोले तो होलसेलर्स एंड अपने रिटेलर्स वगैरह, उन दुकानदारों को बीच में से हटा के अपना सामान जो है डायरेक्टली कंपनी से परचेस करके अपने लोगों में बांट देना, ये इनका मोटिव है। इसी तरह से इनका जो बिजनेस है ये काम करता है। अब यहाँ पे होता क्या है, 10 या उससे ज्यादा कुछ एडल्ट लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और एक कंपनी बनाते हैं कि भाई साहब हम कंपनी बनाएंगे, हम पूरा फंड्स इकट्ठे करा करेंगे, सब लोग मिलकर फंड्स डालेंगे और सामान डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे और बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर अपने ही मेंबर्स में बांट देंगे। तो उससे थोड़ा बहुत अगर ये लोग प्रॉफिट कमाते भी हो तो उसे भी आपस में बांट लेते हैं। और कभी कभी ये लोग प्रॉफिट कमाते भी नहीं है, क्योंकि कंपनी से सामान लिया और आपस में बांट लिया, सस्ता पड़ गया इन लोगों को। इन्होंने मिडल मैन को हटा दिया, जिससे जो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है उन सब चीजों को इन्होंने हटा दिया और सब सामान सस्ते में ले लेते हैं। ये इनका मेन मोटिव है कि लोगों की वेलफेयर हो सके, अपने जो मेंबर्स हैं उनका फायदा हो सके, उन्हें कम पैसों में सामान मिल सके। अब फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई मोबाइल फोन खरीदना है जो कि आप रिटेलर से खरीदोगे तो 20,000 रुपए का आपको मिलेगा, लेकिन जब आप उसे डायरेक्टली कंपनी से खरीदोगे ना तो आपको कुछ सस्ता मिलेगा। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती है, वो जो कंपनी है ना वो आपको एक यूनिट नहीं देगी उस स्मार्टफोन का, आपको ज्यादा यूनिट्स लेने पड़ेंगे और ज्यादा यूनिट के लिए ज्यादा पैसा लगेगा और ज्यादा लोग लगेंगे। उसे यूज कौन करेगा? मान लो आपने बहुत सारा पैसा डाल के ज्यादा मोबाइल ले भी लिए, 100 यूनिट्स ले भी लिए, तो करोगे क्या 100 यूनिट्स का? तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 100 लोग होंगे जो कि उनको इस्तेमाल करेंगे और सस्ते में मोबाइल फोन को परचेज कर लेंगे। हो सकता है 20,000 के बजाय आपको 15,000 में, 16,000 में पड़ जाए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप मान लो लगा भी लोगे तो 16,000 का आपको पड़ा, 1,000 रुपए प्रॉफिट लगे, 17,000 में आप सब मेंबर्स को बेच दोगे। इस तरह से सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा फायदा कर लेंगे एंड यही इन लोगों का मोटिव होता है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करती हैं। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर वॉलंटरी मेंबरशिप रहती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना इसमें, वो सब वॉलंटियर होते हैं। वहां पर सब जिम्मेदार लोग होते हैं कि हमारी कंपनी से हम चलाएंगे, हम ही इसको ग्रो करेंगे एंड हमारी जिम्मेदारी है ये जो कंपनी है। इस तरह से चलते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, इनका मोटिव अपने लोगों की भलाई करना होता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर लीगल स्टेटस बना रहता है। गवर्नमेंट को लगता है ये जो कंपनी है ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह चल रहा है और यहाँ पर लोगों का फायदा भी होता रहता है। अगला पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। मोर द इन्वेस्टमेंट मोर द लायबिलिटी। आपने कंपनी के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उतनी ही आपके ऊपर लायबिलिटी होगी, यानी कि लिमिटेड होगी। आपने कंपनी में 1 लाख रुपए डाले तो सिर्फ 1 लाख बराबर ही आपकी लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी लायबिलिटी जो इक्वली शेयर करी जाएगी। मान लो 100 लोग है किसी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसमें तो बहुत लोग होते हैं, कितने भी रह सकते हैं, 10 से तो शुरुआत ही होती है यहाँ पे। तो अगर 100 लोग हैं इस सोसाइटी के अंदर, आपने 1 लाख रुपए डाले, किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले, तो क्या आप दोनों की लायबिलिटी सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने 1 लाख रुपए डाले तो आपकी उस हिसाब से लायबिलिटी होगी, किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उसकी उस हिसाब से लायबिलिटी होगी, लिमिटेड होती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कंट्रोल कैसे होता है, इस कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, कैसे करता है? जब इतने सारे लोग हैं तो क्या सब मिलकर कंट्रोल करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है इलेक्शंस होते हैं, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं एक मैनेजिंग कमेटी के लिए। मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, वही डिसीजन लेती है, वही इस सोसाइटी को रन करती है। अगला पॉइंट आता है सर्विस मोटिव, यानी कि ये जो म्यूचुअल वेलफेयर के लिए बना होता है, ना कि पैसे के लिए। मैंने पहले ही बताया। आगे चलेंगे, इसके कुछ फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी होती है वोटिंग स्टेटस में, सबका एक वोट की एक ही वैल्यू होती है, मतलब एकदम डेमोक्रेटिक मामला रहता है इस कंपनी के अंदर भी। दूसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने पहले ही बताया आपको, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कम पैसा डालोगे तो कम लायबिलिटी होगी, कंपनी में ज्यादा पैसा डाला होगा तो ज्यादा लायबिलिटी होगी।
तीसरा चीज है स्टेबल एग्जिस्टेंस इसकी बनी रहती है। डेथ, बैंकरप्सी या फिर इंजेनिटी ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी। अगर कोई आदमी मर जाता है, पागल हो जाता है, कंपनी को छोड़ देता है तो उससे जो इसकी कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन, फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, यानी कि जो मिडलमैन होते हैं ना, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, उनको हटाना इनका मेन मोटिव होता है। एंड अपने लोग आपस में प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मिलकर इस सोसाइटी को बनाते हैं और आपस में काम बढ़िया चलता रहता है। इनका सस्ते में चीजें बनाते हैं, यूज करते हैं एंड मिडलमैन का झंझट हटा देते हैं। जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं ना, उनको हटा के सस्ते में चीजों को एंजॉय करते हैं ये। अगला पॉइंट आता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो है एग्जाम्पलीफाई करता है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को, यानी कि इसके अंदर डेमोक्रेसी है भाई। सब लोग वोट करते हैं तब जाके इनकी कमेटी बनती है, मैनेजिंग कमेटी, एंड वो इस सब को मैनेज करती है। तो ये चीज जो काफी बढ़िया बन जाती है, तो गवर्नमेंट भी इनको मस्त सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट करती है लो टैक्सेस, सब्सिडीज, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एटसेट्रा, इन तरह की चीजों में। जब आप लोन लोगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उसके अलावा आप जब टैक्स दोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के कुछ कुछ फायदे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। उसके बाद आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 10 मेंबर्स मिलो और कंपनी को शुरू कर दो। थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर इंक्लूडेड। तो ये थे इसके कुछ फायदे। अब इसके कुछ नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान जरूर होते हैं। कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके कुछ ना कुछ डाउन साइड्स तो जरूर होते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, क्योंकि इसको गरीब लोग शुरू करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। जो लोग पैसा बचाना चाहते हैं, मिडलमैन को ना देकर पैसे को बचाना चाहते हैं, वो लोग मिलकर इस कंपनी को शुरू करते हैं। तो उनके पास शुरुआत से पैसा होता ही नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर रहते हैं। कुछ कुछ लोगों पे पैसा होता है जो वेलफेयर के लिए शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो रिसोर्सेज जो काफी लिमिटेड ही होते हैं। अगला पॉइंट आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मल लोग इसको शुरू कर रहे हैं तो उन्हें मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से आता है नहीं। वर्किंग प्रोफेशनल जॉब वॉब जो कर रहे होते हैं, वो लोग मिलकर इसको शुरू कर लेते हैं कि थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उनको भी कुछ खास नॉलेज मैनेजमेंट की नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी बोले तो चीजों को सीक्रेट नहीं रखा जा सकता यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे लोग तो कंपनी में पहले से ही होते हैं। दूसरा, हमें हर चीज गवर्नमेंट को भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनसे हमें टैक्सेस में छूट चाहिए। उसके अलावा हमें लो इंटरेस्ट रेट्स चाहिए लोन्स के ऊपर, हमें उनसे सब्सिडीज भी चाहिए। गवर्नमेंट से इतने सारे फायदे चाहिए, तो गवर्नमेंट के साथ हर चीज को शेयर करना ही करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। मोर प्रिविलेजेस मोर कंट्रोल। अब गवर्नमेंट इतने सारे प्रिविलेज दे रही है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रखेगी। ये भी लफड़ा है भाई साहब, गवर्नमेंट को हर चीज बताओ, हर चीज का कंट्रोल दो। लेकिन सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, मगर हाँ गवर्नमेंट को बताते रहो सब बात और कंट्रोल देते रहो। समझ रहे हो ना आप। लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यानी कि इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे ओपिनियंस होंगे, जिस वजह से दिक्कतें भी वैसे होती रहती हैं। पारिवारिक माहौल है, अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, काफी ज्यादा अंतर आ जाता है ओपिनियंस के अंदर, जिस वजह से कभी कभी डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है, जिनमें सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस बारे में हम शुरू से लेकर अब तक बात कर रहे थे। लोग क्या करते हैं, बल्क में चीजें परचेज कर लेते हैं, अपने लोगों में बांट लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचता है तो उसे भी आपस में ही बांट लेते हैं। फिर आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, मान लो जो नए नए प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने नई नई कंपनियां भी शुरू करी है, उनके पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा। देखो बहुत सारे मालिक मिलते हैं अपनी अलग अलग कंपनियों के, और क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और रॉ मटेरियल जो है बल्क में और सस्ते में परचेज कर लेते हैं। तीसरा आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकें, एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकें, बहुत ज़्यादा लोगों को बता सकें, होर्डिंग्स लगवा सकें और एड वेड चलवा सकें ऑनलाइन। इतना पैसा उनके पास नहीं होता है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां मिलती हैं, मिलकर पैसा इकट्ठा करके फंड्स जब जाके सस्ते में एड वेड चलवाती हैं और मार्केटिंग करती हैं अपनी कंपनी की। फिर आता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स के पास क्या होता है, लिमिटेड लैंड होती है। जब बहुत सारे फार्मर्स मिल जाएंगे तो लैंड जो है ज़्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज जो है ज़्यादा हो जाएंगे, एंड चीज़ों को और अच्छे से करा जा सकेगा। हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको और बड़े लेवल पर कर सकते हैं। ज़्यादा जो है जब फार्मर्स मिल जाएंगे तो उस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर करा जाएगा। तो यहाँ पर भी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं। फिर आती हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
अब ये सोसाइटीज क्या करती हैं, जो भी लोगों को पैसे वैसे की जरूरत रहती है ना समय समय के साथ, भाई साहब हमें पैसा चाहिए, हमें बैंक जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रही है, तो ऐसे लोग मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, डालते रहते हैं हर महीने। एंड जब किसी को भी लोन वोन की जरूरत होती है तो उसे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है, एंड जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसे भी ये लोग आपस में बांट लेते हैं। अब लास्ट में आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अब ये भी बिल्कुल सेम होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तरह। वहां पर क्या होता है, लोग मिलजुल के लोन का जुगाड़ करते हैं, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे दिया जाता है अपने मेंबर्स को। यहाँ पर क्या होता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर हाउसिंग लोन दे दिया जाता है अपने इन लोगों को। तो इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज भी होती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेट्स गेट अहेड। अब आ जाता है पांचवा टाइप, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है, इसे भी हम आसान भाषा में समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। देखो, जिस कंपनी का आप इस समय स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं उन्हें यूज कर रहे हो, वो जिन जिन कंपनीज के भी हैं, मैं ये टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा माइक्रोफोन है, ये सब ज्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरफ से ही आता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज सो कॉल्ड बड़ी कंपनीज को कहा जाता है। बोले तो एप्पल, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, ये सब जो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टॉक्स वगैरह शेयर करती हैं, अपने शेयर्स को बेचती हैं लोगों को, एंड बहुत सारे होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर। इस तरह की कंपनीज को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं किताब में जो लिखा है उसकी मदद से। देखो, ये जो कंपनी है ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। यहाँ पर कोई अकेले आदमी का काम यह नहीं है, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं जो ऐसी कंपनीज को चलाते हैं, मिलकर काम करते हैं इनके अंदर। अब ये जो कंपनी है ये डिस्क्राइब करी जाती है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह। 2-3 वीडियोस पहले बताया होगा मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बिजनेस एंटिटी लॉ के बारे में, कि हमारा जो प्रोपराइटर है यानी कि मालिक या कंपनी का, एंड जो कंपनी है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। जब बैंक में खाता भी खुलता है तो दोनों का अलग अलग खुलता है, तो यहाँ पर वो चीज प्रॉपरली अप्लाई हो जाती है। ये जो कंपनी होती है एक डिफरेंट एंटिटी होती है, इसके मालिक से, इसके लोगों से। ये मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है कंपनी। इसमें लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरती। जब तक उस कंपनी को बंद नहीं करवाया जाएगा ना, तब तक वो बंद नहीं होगी, वो एग्जिस्ट करती ही करती रहेगी। इसकी कंटिन्यूटी अनलिमिटेड होती है भाई साहब। चाहे सब लोग मर जाएं, इसके एक दिन कंपनी के सारे एम्प्लॉय चले जाएं, मेंबर्स चले जाएं, सारे शेयर होल्डर्स चले जाएं, मालिक चले जाए, पूरा मैनेजमेंट चला जाए, लेकिन वो जो कंपनी है वो तब भी एग्जिस्ट कर रही होगी। इस तरह की कंटिन्यूटी होती है इसकी। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके मालिक होते हैं, बोले तो ओनर्स, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इसके अंदर डाल के रखा है, तो वो जितना % पैसा उसके अंदर डाल के रखा उतने % के मालिक हैं वो उसके। एंड इसको मैनेज कौन करता है, वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। आपने बहुत सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इसकी मैनेजिंग बॉडी होती है, चीफ मैनेजिंग बॉडी। अब इसका जो कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो हम आगे के चैप्टर्स में जान लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी के लिए जान लो शेयर्स बोले तो पार्ट्स होते हैं उसकी कैपिटल के, जिनमें वो कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड रहता है। जिसने जितना पैसा डाल के रखा है कंपनी के अंदर, वो उतना ही % का उसका शेयर होल्डर है। एंड ये जो शेयर है आराम से बेचे जा सकते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में नहीं ऐसा होता। आगे चलेंगे, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे इसके फीचर्स होते हैं। देखो, मैंने कहा ना आर्टिफिशियल पर्सन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड एक आर्टिफिशियल पर्सन है। चाहे उसमें काम करने वाले सब लोग मर जाएं, सब लोग उसको छोड़ दें, लेकिन वो फिर भी बनी रहेगी, उसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है वो एकदम। अब इसका जो फॉर्मेशन है ना वो काफी टेढ़ा काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसका फॉर्मेशन। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, हंड्रेड्स ऑफ जगह पर साइन करना पड़ता है प्रोपराइटर को, ना जाने कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तब जाके इस तरह की कंपनी बनाई जाती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब यहाँ पे होता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो कंपनी है जब क्रिएट करी जाती है लॉ के द्वारा, तो क्लोज भी सिर्फ लॉ के द्वारा करी जा सकती है, और वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है उस चीज का भी, जिसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं। जब वाइंडिंग अप जो है कंपनी की डन हो जाती है, सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है कंप्लीट, तब जाकर ये कंपनी बंद होती है। ऐसे नहीं कि लोग मर गए तो कंपनी बंद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब इसको बनाना भी मुश्किल और बंद करना भी मुश्किल। अब बात आती है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, BOD बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसको कंट्रोल करता है। फिर आती है लाइबिलिटी। देखो, मोर द इन्वेस्टमेंट मोर द लाइबिलिटी। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने जितना पैसा कंपनी के अंदर लगा के रखा होगा उतनी ही आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर भी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है।
अब यहाँ पर एक अजीब सा पॉइंट आपको मिलेगा जो कि है कॉमन सील। अब ये तो एकदम नया लग रहा होगा आपको, आपने किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में ये चीज नहीं पढ़ी। तो ये क्या है, ये कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है कंपनी की। आपने स्टैंप वगैरह देखी होंगी, आपके स्कूल की स्टैंप होती है, आपके एचओडी की स्टैंप होती है, स्कूल के अंदर अलग अलग एचओडी की अलग अलग स्टैंप भी रहती है। तो इसी तरह इस कंपनी की भी एक स्टैंप होती है, क्योंकि इस कंपनी को कोई अकेला मालिक तो होता नहीं है जो साइन कर देगा तो भाई सब लोग हो गए कंपनी की तरफ से साइन। नहीं, जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके साइन भी आर्टिफिशियल होने चाहिए, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के हाथ तो है नहीं जो वो साइन कर पाएगी। तो इसलिए उसके लिए एक स्टैंप बनवाई जाती है, उस स्टैंप को लगा दिया यानी कि कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड है वो डॉक्यूमेंट, लाइक जहां पर भी लगवा दिया। और यहाँ पर रिस्क बियरिंग की बात करोगे तो सब लोग मिलकर रिस्क बियर करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स है इसके अंदर वो सब रिस्क बियर करते हैं। जितना पैसा आपने उसके अंदर डाल के रखा है उतना ही आपके ऊपर रिस्क है। आगे आएंगे इसके कुछ फायदों के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मैंने पहले ही कहा आपको जितना पैसा डालोगे उतनी लायबिलिटी होगी, उतना ही रिस्क होगा। अगला आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये जो शेयर्स होते हैं वो एक आदमी से दूसरे को ट्रांसफर करे जा सकते हैं कभी भी किसी भी समय। अब मान लो मैं और आप किसी एक कंपनी में शेयर होल्डर है, मेरा मन करता है कि इस कंपनी का शेयर होल्डर मुझे नहीं रहना, मुझे तो इसके शेयर्स बेचने हैं, तो मैं आराम से ये कर सकता हूँ कि आपको उसकी शेयर्स बेच दूं और आप उसके मालिक हो गए, दैट्स इट, काम खत्म। इतना आसान है। यहाँ पर परपेचुअल एक्सिस्टेंस रहती है, मैंने पहले भी कहा मेंबर्स मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी रहती है बनी हुई जब तक उसकी वाइंडिंग अप ना करवा दी जाए, जब तक उसको वाइंड अप ना करा दिया जाए। बोले तो एक लीगल प्रोसेस होता है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन वाइन करने होते हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह के साइन लेने होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तब जाकर वो कंपनी बंद होती है। यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन भी रहता है काफी ज्यादा, इसको मस्त एक्सपेंड करा जा सकता है, क्योंकि भाई सब जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अपने जो है शेयर्स बेचे जा सकते हैं, शेयर्स बेचो, शेयर होल्डर्स से पैसा लाओ, बड़ी कंपनी है भाई साहब, बड़े बड़े लोन लेके आओ, खूब सारा पैसा आता रहता है जिससे बढ़िया एक्सपेंशन चलता रहता है और बहुत सारे लोग इसके अंदर बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर, लाइक मैनेजर्स भी काफी सारे होते हैं, ओनर्स भी काफी सारे होते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट आराम से हायर कर सकते हैं। बड़े बड़े जो भारी भारी दिमाग वाले लोग होते हैं, मैनेजर्स, MBA वगैरह करके आए हुए, उन लोगों को ये आराम से हायर कर लेते हैं एंड बहुत टॉप का मैनेजमेंट होता है, तभी तो ये कंपनी सो कॉल्ड बड़ी कंपनीज कहलाती हैं। अब मैंने आपको कई बार बताया जिस चीज़ के जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। देखो इसके फायदे कम थे और नुकसान का देख रहे हो कितना बड़ा पेज है। फायदे तो 5-6 फायदे थे, लेकिन नुकसान देखो तो बहुत सारे लिमिटेशंस भी इसके अंदर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में डिटेल में। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज लगती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर भी लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो सबके साथ जो चीज़ों को अच्छे से शेयर करना पड़ता है, सीक्रेट चीज़ों को नहीं रखा जा सकता, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिश करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी बताओ, अपने लोगों को भी बताओ जो अपनी कंपनी में मालिक हैं, बोले तो शेयर होल्डर्स हैं, साथ ही साथ पब्लिक को भी बताओ, जितनी भी चीज़ें जो है शेयर करनी पड़ती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर करनी होती है, सीक्रेसी की बहुत कमी रहती है। सो तीसरा पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जो कंपनी के 2-4 मालिक हैं टॉप पर बैठे हुए वो सबके साथ पर्सनल कनेक्शन रख सकें, हर आदमी को पर्सनली देख सकें वो किस तरह से काम कर रहा है, टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चीज़ें जो है सिस्टम से चलती हैं, यहाँ पर चीज़ों को ऑटोमेट करा जाता है, ज़्यादातर चीज़ें सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, मशीनों से चलाई जाती हैं, क्योंकि इंसान के हाथ में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती कि हज़ारों लोगों को और हंड्रेड्स ऑफ ऑफिस को देख ले। अब अगर हम यहाँ पर एप्पल की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों एप्पल स्टोर्स हैं दुनिया के अंदर, तो क्या जो हमारे CEO हैं टिम कुक वो हर एप्पल स्टोर में जाके देख सकते हैं कि कौन सा काम सही से चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है? ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है, पर्सनली जो है कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता हर एक आदमी से, कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं, किसी से भी जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रखा जा सकता। और तो और एप्पल स्टोर की बात करें ना, हम ज्यादातर एप्पल स्टोर तो ऐसे होंगे जो हमारे टिम कुक अंकल ने देखे भी नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। भाई साहब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट को जो इनको फॉलो करने ही करने पड़ते हैं, जैसे कि ऑडिट, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जरूरी होता है बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए, बहुत सारी एजेंसीज की तरफ से ना काफी सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए, जो कि अलग अलग एजेंसीज से चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ना काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। अब इससे क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड बहुत सारा टाइम, एफर्ट एंड मनी जो है खर्च हो जाता है। उसके बाद आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, इतने सारे तरह के तो मैनेजमेंट होते हैं, जब जाके इसका डिसीजन लिया जाता है तो काफ़ी लंबा हो जाता है ये
काम। फिर अगला पॉइंट आपको अजीब सा लगेगा, ये है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, यानी कि कुछ लोग मिलकर इसको मैनेज करते हैं। ये भी इसकी एक कमी है। अब भाई साहब बात तो ये है कि इतने सारे शेयर होल्डर्स है कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ही क्यों मैनेज कर रहे हैं? ये इसका रूल है, क्योंकि जब हजारों शेयर होल्डर्स है तो क्या सबसे पूछ के डिसीजन लिया जाएगा? अगर ऐसे पूछ के डिसीजन लेने लगे, मान लो 1000 हमारे शेयर होल्डर है, अब हमें कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है कंपनी के अंदर, तो हम क्या करेंगे? उन 1000 के 1000 लोगों को पहले तो मेल करेंगे। मान लो सेम टू सेम मेल कर दे, किसी ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते मेल करने में 5 मिनट लगे, लेकिन फिर उन हजारों मेंबर्स को हमने मेल तो कर दिया, और जब वो उसका रिप्लाई करेंगे, सबका अलग अलग प्रकार का रिप्लाई होगा, तो हम कितना टाइम देंगे उनके सभी मेल्स को पढ़कर डिसीजन लेने के लिए? खुद सोचो। बाकी मैं सोच के बताऊँ तो भाई साहब 3-4 महीने एक छोटे मोटे चेंज करने में लग जाया करेंगे आराम से। इसी तरह कंपनी तो चलेगी भैया, फिर तो डूब जाएंगी ये सब कंपनियां, बड़ी कंपनियां कहलाएंगी नहीं बिल्कुल भी। तो शेयर होल्डर्स वगैरह से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है। फिर आता है कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब होता क्या है, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हायर सैलरीज चाहिए, कंज्यूमर्स को लोअर प्राइसेस चाहिए, हायर क्वालिटी चाहिए, साथ में शेयर होल्डर्स को हायर रिटर्न चाहिए, सबको अलग अलग चीज चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी लफड़े होते रहते हैं कि नहीं हमें ये ज्यादा चाहिए, हमको वो ज्यादा चाहिए। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज भी होती हैं। कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर 2 तरह की आती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये क्या होती है डिटेल में जान लेते हैं। ये पूरा एक टेबल दी गई है मस्त सी, जिसके अंदर हम आराम से जान सकते हैं। देखो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 लोग होने चाहिए एंड मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, कितने भी मेंबर आराम से रह सकते हैं उसके अंदर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एंड मैक्सिमम 200 रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो तभी कहलाएगी ना जब एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, नहीं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आ जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर कितने होने चाहिए उसके। देखो पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है कंपलसरी है एंड यहाँ पर कंपलसरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के अंदर। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पब्लिक कंपनी के अंदर आराम से शेयर्स को ट्रांसफर करा जा सकता है एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर की ओर। एंड प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं ट्रांसफर के ऊपर। अब अगला पॉइंट आता है इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स। अब हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है वो लोगों को इन्वाइट कर सकती है कि हमारे शेयर्स को खरीदो, हमको पैसा दो, हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स को ले जाओ तुम खरीद के और पैसा डालो हमारी कंपनी में बस जैसे तैसे। तो ये आराम से इन्वाइट कर सकते हैं लोगों को हमारा शेयर होल्डर बनने के लिए। हमारा तो खैर क्या, अपना शेयर होल्डर बनवाने के लिए लोगों को इन्वाइट ये लोग कर सकते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी हमारी जो है वो इन्वाइट नहीं कर सकती है लोगों को टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात आती है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा इस वीडियो में एंड पिछले वीडियो में। 5 तरह के बिजनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों के फायदों और नुकसानों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड करा जाता है कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है। अब यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह का बिजनेस आपको शुरू करना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान चुके हैं, अब थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। इसी पूरे चैप्टर का एक रिकैप टाइप का ले लेते हैं। लाइक कंपनी जब हम शुरू कर रहे हैं, जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम किस प्रकार का बिजनेस चालू कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कंपनी के अंदर बोले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, एंड सबसे कम एडवांटेज होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा फायदा है एंड सबसे कम फायदा है कंपनी के अंदर। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा फायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप में, सबसे कम फायदा है कंपनी के अंदर। कंपनी बोले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है यहाँ पर। चौथा पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप जो है कंपनी के अंदर ट्रांसफर जो है आराम से हो सकती है एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। और सबसे कम एडवांटेज है यहाँ पे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के अंदर ओनरशिप जो है आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगला पॉइंट आता है मैनेजरियल स्किल्स। कंपनी के अंदर सबसे अच्छे मैनेजरियल स्किल्स होते हैं क्योंकि उनके पास खूब पैसा होता है, तो बड़े बड़े मैनेजर्स को आराम से वो लोग हायर कर लेते हैं। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा कमी होती है क्योंकि अकेला आदमी होता है, किस हद तक चीजों को मैनेज करेगा। अगला पॉइंट आता है रेगुलेशंस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते हैं, पूरा अपने हाथ में, जब चाहो बिजनेस शुरू करो, जब चाहो बंद कर दो। एंड कंपनी के अंदर सबसे कम एडवांटेज है क्योंकि इन्हें भाई सब बहुत ज्यादा रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी नॉलेज इनकी लग जाती है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने में ही। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर खूब सारी होती है। मेरी मर्जी, जिस दिन दुकान खोलूं ना खोलूं कोई परेशानी की बात नहीं होती,
बहुत फ्लेक्सिबल है ये सिस्टम। एंड कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है, कोऑपरेटिवली वहां पर काम चलता है, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है। फिर आता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जो कंपनी में बढ़िया बनी रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपनी के सारे मेंबर, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स, सारे शेयर होल्डर सब क्यों ना मर जाएं, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह तब भी जिंदा रहेगी जब तक उसको वाइंड अप नहीं करा जाएगा। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी की काफी कमी होती है, क्योंकि अकेला आदमी जब बीमार हो जाएगा तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, जब वो आदमी मर जाएगा तब भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, काफी कमी रह जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है कंपनी में सबसे बढ़िया रहती है, बहुत लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना पैसा तुम उसमें डालोगे उतना तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी होगी। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, क्योंकि आपने पैसा कितना डाला उससे कोई फर्क नहीं। वो जो आपका बिजनेस है ना, वो आपके दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा तू मेरे दिल का, तो आपको उसे मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको अपना सब कुछ क्यों ना दे देना पड़े, अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो यहाँ पर ये जो पूरा चार्ट है खत्म हो जाता है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आराम से, आपके लिए हमेशा खोल के रखा हमने 2400 घंटे कमेंट सेक्शन, मस्त पूछते रहा करो वहाँ पे तो सवाल। अब यहाँ पे भी एक चार्ट दिया गया है, बोले तो कंपैरिजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इजीएस्ट फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल होता है एंड फॉर्मेशन फिर भी आसान होता है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती हैं, रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है एंड फॉर्मेशन फिर भी आसान होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है एंड बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, लेंथी एंड एक्सपेंसिव होता है, फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत भारी प्रोसेस होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल है इसका फॉर्मेशन। अब मेंबर्स की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक आदमी होता है, पार्टनरशिप के अंदर 2 मिनिमम होते हैं, 50 मैक्सिमम होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर 2 या उससे ज्यादा फैमिली मेंबर्स होने चाहिए प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एंड लिमिट कुछ भी नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10 एडल्ट होने चाहिए एंड मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं होती। एंड अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। एंड मैक्सिमम की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में 200 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड है। चीजें समझ में ना आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला है। बात करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लिमिटेड फाइनेंस होता है, पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेड होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी होता है, पार्टनरशिप में 2 या उससे ज्यादा लोग होते हैं तो कैपिटल जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि गरीब लोग मिलकर भाई बेचारे शुरू करते हैं उस सोसाइटी को, उनके पास बहुत सारा पैसा पहले से ही नहीं है जो उसके अंदर वो डाल सके। फिर अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पे होते हैं लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके पास अंधा पैसा होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में जो कि है लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉइंट होती है, सबकी मिला जुला के अनलिमिटेड है, सबकी बराबर होती है जो लायबिलिटी है वो। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की एंड लिमिटेड लायबिलिटी अदर मेंबर्स की। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि जितना पैसा आपने डाला है उसके अंदर उतना ही आपको लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। सेम चीज कंपनी के साथ भी होती है, जितना पैसा डालोगे उतनी आपके ऊपर लायबिलिटी होगी। अगला पॉइंट आ जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पर सब काम अकेला ही आदमी करता है जो अपना सोल प्रोप्राइटर होता है। एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिला जुला के आपस में आपसदारी वाला डिसीजन लेते हैं। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारे कर्ता साहब डिसीजन लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे डिसीजन लेते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर तो भाई साहब वोटिंग करके एक मैनेजिंग कमेटी बिठाई जाती है जो यहाँ पर सारे डिसीजन लेती है। एंड कंपनी के अंदर जो है हमारा मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। हमारे जो ओनर्स होते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता डिसीजन मेकिंग के साथ। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो ही डिसीजन लेती है। अब बात करें कंटिन्यूटी की तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ही ज्यादा कम कंटिन्यूटी होती है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि जिस दिन प्रोप्राइटर बीमार हो गया या मर गया, हमारा जो बिजनेस है वो बंद ही हो जाना है। अब पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहती है ये कंटिन्यूटी, क्योंकि एक मेंबर अगर चला भी जाएगा तो
फिर से कॉन्ट्रैक्ट बना के उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा जा सकता है, बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करेंगे तो स्टेबल बिजनेस होता है एंड कंटिन्यू चलता रहता है, भले ही कर्ता मर क्यों ना जाए, क्योंकि एक कर्ता मरेगा तो जो उसके बाद मुखिया बनेगा खानदान का वही मुखिया बनेगा बिजनेस का, बोले तो कर्ता बन जाएगा फिर वो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी स्टेबल रहती है इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इसका। एंड सेम चीज कंपनी में भी लागू होती है, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी बन गई तो बन गई, लोग जाते रहे आते रहे, इसकी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बोले तो बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।